हेलो क्लास, हाउ आर यू? आई होप सब लोग बहुत अच्छे हो, बहुत एनर्जी से भरे हुए हो। और अब हम इस क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं रिप्रोडक्शन चैप्टर, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। तो सबसे पहले जितने भी स्टूडेंट्स मेरे साथ यहाँ पढ़ रहे हैं, सबसे पहले तो अ, ये चीज मैं आपको बता दूं बेटा कि ये चैप्टर जो है काफी लेंथी है। ठीक है, और प्लीज इसको बैठ के ध्यान से पढ़ना, क्योंकि इस चैप्टर में काफी सारे नए टर्म्स आएंगे जो आपको परेशान कर सकते हैं। लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि आपके लिए वो सारे टर्म्स को मैं इजी कर दूं। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, चलो एक शुरुआत करते हैं रिप्रोडक्शन चैप्टर से। रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस चैप्टर से हम शुरुआत करेंगे। तो चलो, रिप्रोडक्शन सबसे पहले होता क्या है बेटा? तो रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस बाय विच लाइफ इज कंटिन्यूड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। मतलब कि भाई जब रिप्रोडक्शन ही नहीं होगा तो लाइफ कैसे आगे बढ़ेगी। जैसे आपकी फैमिली में जितने भी लोग हैं वो सब रिप्रोडक्शन से ही तो आए हैं। तो जैसे आपके मदर फादर से आप आए, ठीक है, आपके जो दादा दादी हैं उनसे आपके मदर फादर आए, ठीक है। तो बेसिकली जो रिप्रोडक्शन है ये एक ऐसी प्रोसेस है जिससे हम लाइफ की जो जनरेशन है, जो हम इस लाइफ में सरवाइव कर रहे हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को बनाने के लिए, हमारे सर्वाइवल को ऐसे ही कंटिन्यू रखने के लिए हमें रिप्रोडक्शन की जरूरत पड़ती है। अगर हम रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो हमारी जनरेशन आगे नहीं बढ़ पाएगी एंड अल्टीमेटली वी विल डाई, हमारी जनरेशन खत्म। ओके, सो अ न्यू ह्यूमन लाइफ रिजल्ट फ्रॉम यूनियन ऑफ टू स्पेशलाइज्ड सेल। अब भाई ऐसी क्या चीज होती है, इन्वायरमेंट में कुछ ऐसा तो होगा जो मिलके एक नया ऑर्गेनिज्म बनाएगा। तो हमारे पास दो ऐसे सेल्स होते हैं, बहुत यूनिक सेल्स होते हैं, और ये सेल्स जो है इनको कहते हैं एग सेल और स्पर्म सेल। ठीक है, तो ये दोनों सेल्स जो होते हैं भाई, ये जो रिप्रोडक्शन है, यहाँ हम रिप्रोडक्शन की जो बात करेंगे वो हम करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। मेरी पिछली वीडियोस जिसने भी नहीं देखी है प्लीज जाके पिछली वीडियोस देखो, उसमें मैंने ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बहुत अच्छे से बताया है। तो आप वो वीडियोस देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि रिप्रोडक्शन ए सेक्सुअल टाइप की भी होती है। ठीक है, यहाँ हम सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। तो यहाँ पर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो दो सेल्स आते हैं वो होते हैं बेटा, एक एग सेल और एक होता है स्पर्म सेल। ठीक है, तो एग सेल जो होता है वो फीमेल से आता है, ठीक है, और स्पर्म सेल जो होता है बेटा वो मेल से आता है। ठीक है, ह्यूमन मेल से आता है स्पर्म सेल, और ह्यूमन फीमेल्स में से आता है आपका एग सेल। ठीक है, अब ह्यूमंस की जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए हमें रिप्रोडक्शन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, तो इसी वजह से ये दो नए सेल, ये जो जो सेल्स आप देख रहे हो, एग सेल्स, स्पर्म सेल्स, ये बनते हैं। ठीक है बेटा, अब ये सेल बनते कैसे हैं? सबसे बड़ी बात तो यही है, हमारी बॉडी में सेल बन कहाँ से रहे, कहाँ से आ रहे हैं ये सेल्स? तो ये सेल्स जो बेटा आते हैं हमारी बॉडी में, मेल और फीमेल्स में, ये सेल जो आते हैं आपके कुछ ऐसे गैमीट प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं गैमीट प्रोड्यूसिंग प्रोड्यूसिंग सेल्स। ठीक है, अब बेटा वो मेल्स में अलग होते हैं और फीमेल्स में अलग होते हैं। तो गैमेट प्रोड्यूसिंग सेल्स मेल्स में होते हैं स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया। तो स्पर्मेटोगोनिया जो होते हैं ये स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं? स्पर्म। और फीमेल्स में होते हैं उगोनिया, उगोनिया, उगोनिया। अभी अगर आप याद रखना तो रख सकते हो, नहीं याद रखना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सिर्फ बेटा स्पर्म और क्या याद करो? एग। ठीक है, तो ह्यूमंस में जो स्पर्म बन रहा है ह्यूमन मेल में वो आ रहा है स्पर्मेटोगोनिया से, और जो उगुनिया, जो कि फीमेल में उगुनिया होते हैं, उनसे आ रहा है आपका एग सेल, या फिर इसको हम कहते हैं ओवम। ओवम, ठीक है, स्पर्म सेल या फिर एग या ओवम। ठीक है, तो स्पर्म जो होता है वो ह्यूमन मेल में बन रहे हैं और एग या ओवम बन रहे हैं आपके फीमेल में। और कैसे बन रहे हैं मैंने आपको बता दिया कि हमारे पास गैमीट प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं, मेल्स में होते हैं स्पर्मेटोगोनिया, फीमेल्स में होते हैं उगुनिया। तो ये जो स्पर्मेटोगोनिया और उगुनिया होते हैं ये क्या करते हैं, ये एक बहुत यूनिक सेल डिवीजन करते हैं जिसको हम कहते हैं मियोसिस। क्या बोलते हैं बेटा? मियोसिस। अब आपको पता है हमारी बॉडी में कितने क्रोमोसोम्स हैं? कौन बताएगा? सब लोग अपने अपने नोट डाउन में लिख लो, कितने क्रोमोसोम्स हैं हमारी बॉडी में। सो वी हैव क्रोमोसोम्स, इन टोटल वी हैव 46 क्रोमोसोम। ठीक है, तो हमारे पास कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46। तो इसमें से जब हम सपोज करो कि गैमेट फॉर्मेशन होगा, ठीक है, जब गैमेट फॉर्मेशन होता है तो उस टाइम पे स्पर्म बनता है और एग्स बनते हैं। ठीक है, मेल्स में बेटा बनेगा स्पर्म। क्या बनेगा बेटा? स्पर्म।
और फीमेल्स में बेटा क्या बनेगा, ओवम या फिर एग। तो अब ये सपोज करो कि 46 क्रोमोसोम हमारी नॉर्मल बॉडी में है, ठीक है, हमारे सारे सेल्स में 46 क्रोमोसोम्स हैं, लेकिन अगर स्पर्म और ओवम में भी 46 क्रोमोसोम आ जाएं तो क्या होगा। अगर स्पर्म में भी 46 है और ओवम में भी 46 है, सपोज यहाँ स्पर्म लिख देती हूँ और यहाँ ओवम लिख देती हूँ, तो यहाँ अगर दोनों में 46 क्रोमोसोम होंगे तो टोटल मिलकर कितने क्रोमोसोम बन जाएंगे। अगर सपोज करो इन्होंने फर्टिलाइजेशन किया, ये दोनों आपस में फर्टिलाइज हो गए, क्रॉस किया, उन्होंने फ्यूजन किया, तो ये कितने क्रोमोसोम हो जाएंगे हमारे पास, 46 प्लस 46, ओ भाई 92 क्रोमोसोम। तो यहाँ 92, हम तो कुछ और ही बन जाएंगे, हम ह्यूमंस तो रहेंगे ही नहीं ना। तो इसी वजह से यहाँ पर जब भी स्पर्म और ओवम बनेंगे ह्यूमन बॉडी में, तो हमें किस प्रोसेस से स्पर्म और ओवम बनवाने हैं, जल्दी बताओ कौन सी प्रोसेस लगी होगी यहाँ पे, यहाँ होगी आपकी मियोसिस। क्योंकि ये जो सपोज करो कि अगर मियोसिस नहीं हो, मियोसिस अगर नहीं होगी तो क्या होगा, 46 के 46 क्रोमोसोम एज इट इज आ जाएंगे उठ के माइटोसिस के थ्रू। माइटोसिस एक सेल डिवीजन पढ़ी थी 9th क्लास में, उसके थ्रू सारे के सारे जो क्रोमोसोम है वो एज इट इज उठ के आ जाएंगे। तो हमें यहाँ क्या चाहिए, हमें यहाँ पे माइटोसिस बेटा नहीं चाहिए, हमें यहाँ चाहिए मियोसिस। क्या चाहिए बेटा, मियोसिस, ठीक है। तो यहाँ मियोसिस होगी और जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ हो जाएंगे, मतलब कि स्पर्म में आ जाएंगे 23 क्रोमोसोम और ओवम में भी आ जाएंगे 23 क्रोमोसोम। तो दोनों में यहाँ पे कौन कौन से कितने क्रोमोसोम आ जाएंगे बेटा, स्पर्म में भी आ जाएंगे 23 और ओवम में भी आ जाएंगे 23। तो उससे अब बहुत इजी हो गया, सब कुछ सॉर्ट हो गया। तो स्पर्म में भी कितने क्रोमोसोम आ गए बेटा, 23 क्रोमोसोम, और ओवम में भी कितने क्रोमोसोम आ गए, 23 क्रोमोसोम। तो जब ये दोनों फर्टिलाइज करेंगे तो हमें टोटल कितने मिलेंगे, 46 क्रोमोसोम, जो कि हमें नॉर्मली चाहिए, ठीक है। तो ये जो होगा आपका, यहाँ जो स्पर्म और ओवम के फ्यूजन से या फर्टिलाइजेशन से जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो बनेगा एक नया सेल, जिसको हम कहते हैं जाइगोट। अब जाइगोट जो होता है वो एक डिप्लॉइड सेल होता है। कैसा सेल होता है बेटा, डिप्लॉइड। डिप्लॉइड का मतलब है कि इसमें फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, जो कि स्पर्म में 23 थे, ओवम में 23 थे, क्योंकि हमने 46 का हाफ हाफ कर दिया था, है ना। मेल में 46 से 23 हो गए, फीमेल में भी 46 से 23 हो गए, हाफ हो गए ना। तो ये हैप्लॉइड सेल है। स्पर्म और ओवम कैसे सेल्स हैं, ये हैप्लॉइड सेल्स हैं। कैसे सेल्स है बेटा, हैप्लॉइड। जब ये दोनों फर्टिलाइज करके एक नया सेल, एक नया लाइफ बनाएंगे, तो ये जो सेल बनेगा आपका जाइगोट, ये होगा आपका डिप्लॉइड सेल, जो कि फर्दर डिवाइड करेगा और एक नया ह्यूमन फॉर्म करेगा। तो धीरे धीरे सब कुछ पढ़ेंगे, इतनी जल्दी क्या है। चलो वापस आ जाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ जब स्पर्म और एग बन के, पूरी कहानी बता चुकी हूँ मैं आपको, स्पर्म और एग में कितने क्रोमोसोम आते हैं। जब ये दोनों फर्टिलाइज करेंगे, सेकंड स्टेज क्या है, पहली स्टेज में क्या बना, पहली स्टेज में क्या हुआ, स्पर्म सेल्स और ओवम बना। तो इसको कहते हैं बेटा, पहली चीज को गैमेटोजेनेसिस। क्या कहते हैं बेटा इसको, गैमेटोजेनेसिस, मतलब गैमीट्स बन रहे हैं। स्पर्म और ओवम क्या है, स्पर्म और ओवम क्या है बेटा, गैमीट्स, ठीक है। तो गैमीट्स हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं स्पर्म और दूसरे होते हैं हमारे ओवम। तो फीमेल और मेल दोनों आपको पता ही है, ठीक है। तो पहली स्टेज में हुआ गैमेटोजेनेसिस। पहला स्टेप क्या है, गैमीट बनने चाहिए, कि बिना गैमीट के फर्टिलाइजेशन कैसे होगा। सेकंड स्टेप में बेटा फर्टिलाइजेशन। तो सेकंड से पहले फर्टिलाइजेशन होगा कैसे, इन दोनों के बीच में एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं इंसेमिनेशन। क्या कहते हैं, इंसेमिनेशन। मतलब जब गैमीट्स बने, ये सेकंड स्टेप है। कौन सा स्टेप है बेटा, सेकंड स्टेप है, जो यहाँ पे मैंने नहीं दिखाया हुआ है। तो गैमेटोजेनेसिस फर्स्ट स्टेप हो गया, पहली चीज ये हो गई। सेकंड नंबर पे आपका होगा इंसेमिनेशन, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर जो गैमेट्स बने हैं स्पर्म और एग, अब स्पर्म बेटा चल के जाएंगे फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, ठीक है। इसमें जो ह्यूमन मेल स्पर्म फॉर्म कर रहा है बेटा, वो मूवेबल होता है, वो मोटाइल होता है, वो मूव कर सकता है। तो वो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जाएगा और वहां पर वो एग से फर्टिलाइज हो जाएगा, क्योंकि फीमेल के पास एग है। एग मूव नहीं कर सकता पर स्पर्म मूव कर सकते हैं, तो स्पर्म क्या करेंगे, वो एग के साथ फर्टिलाइज हो जाएंगे। तो सेकेंड स्टेप में इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का मतलब होता है द movement of sperm towards the egg, right? That is insemination. So human male will ejaculate the sperms inside the female reproductive tract. This is called as insemination. और उसके बाद जब थर्ड स्टेप होगा, that is fertilization, उसमें sperm जो है egg के साइटोप्लाज्म के अंदर घुस जाएगा, उसको फर्टिलाइज कर देगा और यहाँ बन जाएगा आपका जाइगोट। तो यहाँ पे जो फोर्थ स्टेप है वो है जाइगोट फॉर्मेशन।
ठीक है। अब जो जाइगोट बना है बेटा, ये बेसिक चीजें मैं आपको बता रही हूँ, अभी ह्यूमन मेल पे आएंगे। तो जाइगोट फॉर्मेशन जब होगा, क्योंकि उससे पहले कौन सी प्रोसेस हो रही थी बेटा, जब स्पर्म सेल बने थे और ओवम बना था तो मियोसिस हुआ था। लेकिन अब जब ऑलरेडी पता है हमें सब कुछ हो चुका है, जाइगोट बन चुका है, अब भाई जाइगोट के सेल्स को मल्टीप्लाई करना है। क्रोमोसोम नंबर तो 46 ही रहेगा, सारे सेल्स में 46 क्रोमोसोम नंबर ही आना चाहिए एक्सेप्ट स्पर्म एंड एग। ठीक है। तो यहाँ जब जाइगोट डिवाइड करेंगे इसके सेल, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 सेल बनेंगे। तो ये जब सारे के सारे सेल्स होंगे, किसके थ्रू बन रहे बेटा, माइटोसिस के थ्रू। किसके थ्रू बन रहे बेटा, माइटोसिस। तो यहाँ पे एक हमें बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही क्यूट सा एम्ब्रियो मिल जाएगा। ठीक है। अब यही एम्ब्रियो बड़ा होकर एक नया बेबी फॉर्म कर देगा। ठीक है। तो अब आते हैं हम, सबसे पहले हम पढ़ेंगे ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ठीक है। तो एक एक करके हम ये देखेंगे कि एक्चुअली में हम पूरी कहानी जो ये मैंने आपको सुनाई है, ये स्पर्म कैसे बनते हैं, कौन सा सिस्टम है ऐसा, क्या क्या ऑर्गन्स है, तो इन सब ऑर्गन्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है। तो ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले हमें ये देखना है कि कौन कौन से एरियाज होते हैं, कैसे कैसे स्पर्म्स जो होते हैं बनते हैं, कौन से ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है बेटा। तो ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये ऑर्गन्स आपको दिखेंगे। तो ये जो ऑर्गन्स हैं आपके, सबसे पहले देखिए, ह्यूमन में सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन जो होता है स्पर्म फॉर्मेशन के लिए, वो होता है टेस्टिस। क्या होता है, टेस्टिस। ठीक है। तो हम ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इसमें 2 पार्ट्स में। ठीक है। तो 2 पार्ट्स में कैसे, एक्सटर्नल जेनेटाइल ऑर्गन्स और इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स। ठीक है। और जेनाइटल ऑर्गन्स क्या होते हैं, जेनाइटल ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स है जो रिप्रोडक्शन में, जिनका बहुत बड़ा हाथ है, मतलब these are the organs which are involved in the reproduction process and they are able to form sperms। ठीक है। तो जेनाइटल ऑर्गन्स 2 तरह के होते हैं, एक वो जो बाहर विजिबल होते हैं और दूसरे जो विजिबल नहीं होते हैं, जो अंदर की तरफ प्रेजेंट है। अब जैसे जो ह्यूमन मेल है उनमें एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन में क्या आता है, टेस्टिकल, या फिर प्लूरल में हम इसको बोलेंगे टेस्टिस। क्या बोलेंगे, टेस्टिस। तो जो टेस्टिस होती है वो पेयर्ड होती है दोनों साइड पे, लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे। ये 2 टेस्टिस आपको दिखेंगी। तो ये जो ग्रीन कलर से यहाँ बना रखा है बेटा, ये है आपकी टेस्टिस। ठीक है। ये बाहर विजिबल होती है। तो ये 2 टेस्टिस होती हैं, पेयर्ड होती हैं। तो टेस्टिस क्या होती है बेटा, पेयर्ड। 2 टेस्टिस होंगी। सबसे पहले हम सिर्फ डायग्राम को देखेंगे। ठीक है। तो ये 2 टेस्टिस होती हैं। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट ऑर्गन जो कि एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन में आता है, दैट इज द पेनिस। ओके। सो दिस ऑर्गन which you can see here, you can see very clearly over here, this organ is called as penis। okay, so this organ is called as penis। ठीक है। और ये है आपका टेस्टिस। ठीक है। ये अंदर वाला जो ग्रे कलर का स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये टेस्टिस है। और टेस्टिस के बाहर एक कवर होता है, वो मैं आपको बताऊंगी क्या होता है। तो ये आपके ऑर्गन्स जो है ये एक्सटर्नली प्रेजेंट है, बॉडी में बाहर की तरफ प्रेजेंट है। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले ये देखिए, ये टेस्टिस है, ये पेनिस है, हमें बाहर की तरफ दिख रहा है, लेकिन अंदर भी तो काफी सारे ऑर्गन्स हैं जो हमें नजर नहीं आ रहे हैं। ठीक है। अब ये जो अंदर की तरफ ऑर्गन्स है बेटा, ये क्या कहते हैं, इनको हम इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स। ठीक है। तो इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स में हमारे पास आते हैं एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड एंड यूरेथ्रा। ठीक है। अभी बहुत सारे नाम है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे पढ़ लेंगे। तो ये सारे हैं आपके इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स। ये इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स मोस्टली टेस्टिस से निकलते हैं। कहाँ से निकलते हैं बेटा, टेस्टिस से निकलते हैं। ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बेसिकली ये लोकेटेड कहाँ होता है, ये लोकेटेड होता है पेल्विस में। जिस जिस एरिया पे आप एक्चुअली अभी बैठे हो, ऑन द बोन ऑन विच यू आर सिटिंग, उसको हम पेल्विक बोन कहते हैं। तो उसी पेल्विक बोन के अंदर ये सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। ये देख रहे हो आप, ये पीछे स्पाइन दिख रही है आपको, ये वाली स्पाइन दिख रही है आपको, पता है ना ये क्या है, स्पाइन है हमारी, बैकबोन। ठीक है। तो बैकबोन नीचे तक आती है ऐसे। ठीक है। और उसी में आगे जाके आपका पेल्विस होता है, पूरा बैकबोन से जुड़ा हुआ होता है पूरा पेल्विस। ठीक है। तो जो आपकी बैकबोन है उसके वो पेल्विस जो है एक रिम बनाता है, अंदर खाली होता है। ठीक है। साइड में बोन है, अंदर खाली है। तो उसी एरिया में आपके सारे ऑर्गन्स ये प्रेजेंट है ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। तो इसीलिए यहाँ लिखा है लोकेटेड इन पेल्विस रीजन। ठीक है। तो ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेनली 4 चीजें होती है। एक होता है अ पेयर ऑफ टेस्टिस, जो मैंने आपको जस्ट अभी थोड़ी देर पहले दिखाया कि टेस्टिस का पेयर होता है। दूसरा है एक्सेसरी डक्ट्स, उस टेस्टिस से कुछ डक्ट्स निकलते हैं जिनको हम एक्सेसरी डक्ट्स कहते हैं।
नेक्स्ट होता है एक्सेसरी ग्लैंड्स। एक्सेसरी ग्लैंड्स वो चीजें हैं जो कुछ सेक्रीशन प्रोड्यूस करेंगी और स्पर्म्स को नरिशमेंट देंगी। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया क्या होता है, जो बॉडी में एक्सटर्नली प्रेजेंट होगा, जैसे कि टेस्टिस एंड पेनिस, ठीक है। तो बेसिकली अब क्या होता है कि हम ये पढ़ेंगे कि जो टेस्टिस है वो बनती कैसे है, ठीक है। तो टेस्टिस कैसे बन रही है बेटा, देखो हमारे पास सपोज करो एक बेबी एम्ब्रियोनिक स्टेज में है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में मेल बेबी है, ठीक है। एक लेडी है जो कि प्रेग्नेंट है और उसकी बॉडी में मेल बेबी है। उसको पता नहीं है, क्योंकि ये कानूनन जुर्म है कि भाई हम बच्चे का सेक्स नहीं पता कर सकते, लेकिन हमें हमें नहीं पता है, हाँ, लेकिन हम साइंस के मुताबिक आपको बता रहे हैं कि जो मेल बेबी है दैट इज इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जो टेस्टिस होती है ना वो एब्डोमेन में बनती है, ठीक है। एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में जो टेस्टिस होती है बेटा, टेस्टिस जो होती है वो एक्चुअली में ना हमेशा हमेशा से यहाँ नहीं थी जहां दिख रही है अभी, हमेशा से वो यहाँ नहीं थी। जो टेस्टिस होती है आपकी वो बनती है, इट फॉर्म्स इन दी एब्डोमेन, इन दी एब्डोमेन। कब, एम्ब्रियोनिक स्टेज की बात कर रही हूँ। लेकिन जब बच्चा 7th मंथ में होता है, जब 7th मंथ में होता है तो क्या होता है, मतलब जब 7 मंथ आ रहा होता है तो उस टाइम पे क्या होता है, तो 7th मंथ में एम्ब्रियोनिक स्टेज में का जब 7th मंथ आएगा तो जो टेस्टिस होगी, जो यहाँ बनी थी टेस्टिस एब्डोमेन के अंदर, अब ये टेस्टिस चलते हुए एक पाउच में गिरेगी। ये एक पाउच है बेटा जिसको हम कहते हैं स्क्रोटम। क्या कहते हैं, स्क्रोटम, ठीक है। ये जो पाउच है मैं आपको जो बता रही थी, दिस इज एक्चुअली दैट पाउच जो बाहर की तरफ यहाँ मैं आपको बता रही थी, ये पाउच होता है, ठीक है बेटा। तो यही एक ऐसा पाउच है जिसको हम कहते हैं स्क्रोटम। तो जब आपका 7th मंथ में जो टेस्टिस होगा, जो एब्डोमन में बना था, यहाँ जो बना था, अब ये चलते हुए 7th मंथ में आता है और वो यहाँ आके बैठ जाता है अंदर, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ आके बैठ गया टेस्टिस। अब ये एक टेस्टिस नहीं, दोनों टेस्टिस हैं, ठीक है। सिंगुलर फॉर्म में बोले तो टेस्टिकल्स होते हैं, अगर प्लूरल में बोलेंगे टेस्टिस होते हैं। तो दोनों टेस्टिस की बात करूँ तो दोनों इस तरीके से ऐसे चलते हुए आएंगे और यहाँ आके बैठ जाएंगे। तो बेटा ये जो चीज है, ये जो एक कुछ ऐसी चीज है जिसके थ्रू ये चलकर आ रहे हैं, ये कैनाल होता है, इसको हम कहते हैं इनग्वाइनल कैनाल। आप कहते हैं बेटा इसको इनग्वाइनल कैनाल। तो जो इनग्वाइनल कैनाल होता है ये एक ऐसा कैनाल है जिसके थ्रू ये टेस्टिस चलकर आ रहे हैं और स्क्रोटम में आके बैठ जाते हैं, ठीक है। तो अब ये जो इनग्वाइनल कैनाल है, यहाँ पर बहुत सारे ब्लड वेसल, बहुत सारी नर्व्स, ये सब चीजें इससे कनेक्टेड होती है। ऐसा नहीं कि टूट गया बीच में से कनेक्शन लॉस्ट, ऐसा नहीं है। ये कनेक्शन हमेशा बना रहता है टेस्टिस के बीच में और स्क्रोटम के बीच में, ये ऐसे कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो टेस्टिस किस में आके बैठ गया बेटा, ये बैठ गया आपके स्क्रोटम में आके, ठीक है। अब ये स्क्रोटम जो है टेस्टिस को प्रोटेक्ट कर रहा है, बहुत ही टेस्टिस जो है बहुत डेलिकेट ऑर्गन है, इसको प्रोटेक्शन चाहिए, ठीक है। तो टेस्टिस जो है वो आपका एब्डोमेन से निकल के कहाँ आ गया, 7th मंथ में वो आ गया स्क्रोटम के अंदर, मतलब एब्डोमेन के बाहर आ गया। कहाँ आ गया बेटा, एब्डोमेन के बाहर आ गया, ठीक है। पहले ये एब्डोमेन के अंदर था, अब बाहर आ गया, ठीक है। अब ये अपना काम कर सकता है। जब बेबी 9th मंथ में आएगा तो उसकी डिलीवरी हो जाएगी, ठीक है। एक छोटा सा बेबी आएगा, मेल बेबी, जिसके टेस्टिस उसके स्क्रोटम में ही होंगे, ठीक है। और ये नॉर्मल कंडीशन है, क्या है, नॉर्मल कंडीशन। तो टेस्टिस नॉर्मली कहाँ होने चाहिए, स्क्रोटम के अंदर, एब्डोमेन में नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो इस कंडीशन को ये नॉर्मल कंडीशन होती है। लेकिन अगर टेस्टिस जो है वो एब्डोमेन में ही रह गए, है ना, अगर टेस्टिस हमारे एब्डोमेन में ही रह गए तो क्या होगा, अगर टेस्टिस एब्डोमेन में ही रह गए, इफ टेस्टिस रिमेन्स इन एब्डोमेन, तो क्या होगा, इस कंडीशन को हम कहते हैं क्रिप्टोर्किडिज्म। क्रिप्टोर्किडिज्म मतलब, कहने का मतलब ये है कि इस कंडीशन में, क्योंकि टेस्टिस तो बेटा आया ही नहीं था स्क्रोटम में, स्क्रोटम खाली पड़ा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे स्पर्म प्रोड्यूस नहीं होंगे, क्योंकि टेस्टिस जो होता है वो मेल्स का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। टेस्टिस क्या है, मेल्स का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, क्योंकि यहीं से स्पर्म्स बन रहे हैं, मेल के स्पर्म्स बन रहे हैं। क्योंकि जो टेस्टिस है वो स्पर्म फॉर्मेशन में बहुत बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, इसीलिए
जो टेस्टिस है वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, और अगर ये एब्डोमेन में नहीं गिरे आके, सॉरी, अगर ये स्क्रॉटम में नहीं गिरे आके एब्डोमेन में से, तो इस कंडीशन को बोले क्रिप्टोर्किडिज्म। और इसका सिम्टम ये होता है कि अब क्योंकि टेस्टिस ही नहीं है, तो जो मेल होगा विल बी स्टेराइल। द मेल विल बी, सबसे बड़ा सिम्टम तो यही है कि मेल स्टेराइल होगा। ठीक है, मतलब स्टेराइल का मतलब है कि ही विल नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस स्पर्म। ओके, नॉट एबल टू प्रोड्यूस स्पर्म्स, स्पर्म्स प्रोड्यूस नहीं कर पाए। ये पूरी कहानी समझ में आ गई टेस्टिस की, कि टेस्टिस जो है किस तरीके से आते हैं, किस तरीके से नीचे आते हैं, और किस तरीके से वो एब्डोमेन में से निकल के बाहर आते हैं, और नहीं आएंगे तो क्या होगा। ठीक है, समझ में आ गया कि सबसे पहले हमने आपको टेस्टिस के बारे में बताया। अब जो टेस्टिस है, मैं आपको बता रही हूँ, जो टेस्टिस है आपका, वो उसका फंक्शन है स्पर्मेटोजेनेसिस करना। जो हमने जो पहला फंक्शन, पहला स्टेज पढ़ा था स्पर्मेटोजेनेसिस, जिसका मतलब है स्पर्म फॉर्मेशन, वो टेस्टिस के अंदर होता है। ठीक है, टेस्टिस एक और बहुत अच्छा काम करता है, ये एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसको हम बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। क्या कहते हैं बेटा? टेस्टोस्टेरोन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है। अब हम आ जाते हैं टेस्टिस के स्ट्रक्चर। बाकी चीजें टेस्टिस के साथ साथ पढ़ते रहेंगे, सब क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, तो टेस्टिस क्या करता है? इट हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म सेल्स इन द मेल्स। ठीक है, इट इज डिवाइडेड इनटू लोब्यूल्स। अब बेटा टेस्टिस में क्या होता है? यहाँ लोब्यूल्स होते हैं, मैं आपको यहाँ ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। सपोज ये टेस्टिस है, यहाँ पे कॉर्ड थी जो ऊपर से कनेक्ट थी, जो मैंने आपको बताया था, ये कॉर्ड में से क्या आ रहा है? टेस्टिस ऊपर से नीचे आ रहे हैं, और इसी कॉर्ड में बहुत सारे ब्लड वेजल्स हैं और बहुत सारे नर्व्स हैं। ठीक है, तो ब्लड वेजल्स को जैसे मैं दिखा देती हूँ रेड कलर से कि यहाँ बहुत सारे ब्लड वेजल्स हैं, और नर्व्स को दिखा देती हूँ मैं आपको येलो कलर से, तो यहाँ पे नर्व सेल्स भी हैं। ठीक है, लेकिन अब इस टेस्टिस के अंदर क्या मिलेगा आपको? टेस्टिस के अंदर मिलेगा आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से ट्यूब्स होती है जो आपस में बहुत ज्यादा कॉइल्ड होती है। इस तरीके से ये ट्यूब्स है जो आपस में कॉइल्ड है। तो बेटा ये जो बाहर की तरफ आप देख रहे हो टेस्टिस की कवरिंग है, बाहर टेस्टिस की दीवारें हैं। ठीक है, तो इन दीवारों को हम कहते हैं टेस्टिस वॉल। ठीक है, जो कि कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई है। अब अंदर आप देख रहे हो ये है आपका ट्यूब्स, जिन ट्यूब्स को हम कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। क्या बोलते हैं बेटा इनको? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, चलो मैं आपको ना यहाँ बना के दिखाती हूँ, जस्ट वेट, मैं एक नया स्लाइड निकाल लेती हूँ और इसमें आपको बना के दिखाती हूँ। ठीक है बेटा, अच्छा सा बनाएंगे यहाँ पे, बढ़िया सा स्ट्रक्चर। तो ये हमारे टेस्टिस का ये डक्ट हो गया ऊपर से। ठीक है, जिसमें काफी सारे नर्व्स और काफी सारे ब्लड वेजल्स आ रहे थे। तो यहाँ पे आपके आ गए ये ब्लड वेजल्स आ गए, और यहाँ पे आपके आ गए नर्व्स। ठीक है भाई, क्योंकि हर किसी को ब्लड सप्लाई चाहिए, कोई बिना ब्लड सप्लाई के तो रहेगा नहीं, सबसे पहली बात तो यही है। तो ये टेस्टिस की कवरिंग है जिसको हम कहते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ठीक है, और ये जो टेस्टिस की कवरिंग होती है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ये कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है। किससे बनी होती है? कनेक्टिव टिश्यू से। अब अंदर जो अभी खाली खाली स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये कंपार्टमेंट्स हैं, टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट्स। क्या है ये? टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट्स। तो ये जो टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट्स होते हैं, इसके अंदर क्या होता है? फोल्डेबल फॉर्म में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो बहुत ज्यादा फोल्ड हो जाते हैं। इस तरीके से बहुत सी ट्यूब्स होती हैं जो अंदर इस तरीके से फोल्ड हो जाती है। ठीक है, तो इन ट्यूब्यूल्स को हम कहते हैं बेटा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। क्या कहते हैं इनको? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। बहुत सारी ट्यूब्यूल्स होती हैं, और टोटल कंपार्टमेंट जो एक टेस्टिस के अंदर होते हैं वो 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं। यहाँ तो मैंने बहुत थोड़े से कंपार्टमेंट बनाए हैं, लेकिन 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो टेस्टिस में कितने कंपार्टमेंट होते हैं बेटा? 250 कंपार्टमेंट्स, 250 to 300। ठीक है, अब यहाँ से कुछ ऐसे ट्यूब्स बाहर निकलती हैं। सबसे मैं आपको सिंपल फॉर्म में बना के दिखा रही हूँ, ऐसे कुछ ट्यूब्स निकलती हैं, और यहाँ पे एक नया स्ट्रक्चर वो फॉर्म कर देते सारी ट्यूब्स मिलके। ये सारी ट्यूब्स यहाँ जुड़ जाती है कि भाई बहुत सारी ट्यूब्स हैं, छोटी नहीं है, बहुत सारी ट्यूब्स हैं और आपस में उलझी हुई है, लेकिन मैं आपको यहाँ खोल के दिखा रही हूँ पूरा। तो ये जो यहाँ बना है आपको, ये है आपका बेटा, इसको हम कहते हैं रीड टेस्टिस। क्या कहते हैं बेटा इसको? रीड टेस्टिस। ठीक है, अब रीड टेस्टिस से यहाँ से कुछ और वेसल्स निकले, ऐसे करके कुछ निकला, और उन्होंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना दिया।
इस तरीके से, ठीक है। तो ये पूरा जो ओपन करके मैं आपको दिखा रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब यहाँ देखो, ये जो छोटे छोटे वेसल्स यहाँ से निकल रहे थे बेटा, इनको हम कहते हैं वासा एफ्रेंशिया। ये खुद चल के सेमिनिफरस ट्यूब्यूल थोड़ी ना जा सकता है, वो अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है ताकि वो इजी हो जाए हमें पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे हमने रीटेस्टिस बनाया, ये वासा एफ्रेंशिया। वासा एफ्रेंशिया खुलता है एक ऑर्गन में, एक और ट्यूब में जाके, इसको हम कहते हैं एपिडिडाइमिस। क्या कहते हैं? इस पूरे स्ट्रक्चर को यहाँ से लेके यहाँ तक जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है इसको हम कहते हैं एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस, ठीक है। अब ये जो एपिडिडाइमिस होता है इसके 3 पार्ट दिख रहे हैं। ये आपको सिर जैसा दिख रहा है, ये आपको बॉडी की तरह दिख रहा है, और ये आपको टेल की तरह दिख रहा है, ठीक है। तो एपिडिडाइमिस के कितने पार्ट्स होते हैं बेटा? 3 पार्ट्स होते हैं। सिर को बोलेंगे, जो उसका सिर है उसको बोलेंगे कापुट। क्या बोलेंगे? कापुट। और जो इसकी बॉडी है उसको बोलेंगे कॉर्पस। और जो नीचे इसकी बॉडी है, इसको बॉडी के नीचे वाला हिस्सा है इसको बोलेंगे कॉडा। क्या बोलेंगे बेटा? कॉडा, ठीक है। तो एपिडिडाइमिस के कितने पार्ट होते हैं बेटा? कापुट, कॉर्पस, कॉर्पस मतलब बॉडी, और जो इस नीचे वाला पार्ट है टेल जैसा पार्ट उसको कॉर्डा कहते हैं। तो 3 पार्ट्स होते हैं। अब ये जो एपिडिडाइमिस है ये ओपन हो जाता है इस बड़ी सी ट्यूब में, इसको हम कहते हैं वास डिफरेंस। वास डिफरेंस। तो वास डिफरेंस इज अ ट्यूब विच इज फॉर्म्ड व्हेन द एपिडिडाइमिस इज फिनिश्ड, ठीक है। तो एपिडिडाइमिस एक सिंगल ट्यूब में कन्वर्ट हो जाता है जिसको हम बोलते हैं वास डिफरेंस। तो वास डिफरेंस इज अ लास्ट ट्यूब विच इज फॉर्म्ड बाय द एपिडिडाइमिस। तो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है आपको समझ में आ गया कि यहाँ कंपार्टमेंट्स थे, इनके अंदर सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स थे, फिर ये सिंप्लीफाई होकर रीटेस्टिस बनाते हैं, रीटेस्टिस से वासा एफ्रेंशिया बनता है, फिर वहां से एपिडिडाइमिस बनता है। एपिडिडाइमिस के 3 पार्ट होते हैं, कापुट, कॉर्पस, कॉर्डा, और ये जाके खुल जाते हैं आपके वास डिफरेंस में। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अब जो टेस्टिस यहाँ स्पर्म फॉर्म कर रहे हैं, ये कहाँ कर रहे हैं? कोई एक ऐसी जगह तो होगी जहाँ स्पर्म फॉर्मेशन हो रहा है। हाँ भाई, ऐसी जगह है, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर ना बहुत अनोखे से सेल होते हैं, बहुत ही यूनिक से सेल होते हैं। उन सेल्स को हम कहते हैं क्या? स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया। पूरी कहानी समझ में आ रही है? शुरू से अगर लेक्चर देख रहे हो तो समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो स्पर्मेटोगोनिया वो सेल्स हैं जो मैं स्टार्टिंग में जिनके बारे में बात करी थी, जो हमारे गैमीट प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं, यहाँ बात कर रही थी ना इनके बारे में, स्पर्मेटोगोनिया के बारे में बात कर रही थी ना। तो ये जो स्पर्मेटोगोनिया ये कहाँ पर है? ये स्पर्मेटोगोनिया है आपके सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में। कहाँ पे है बेटा? सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर, ठीक है। अब यहीं से, इन्हीं स्पर्मेटोगोनिया से क्या प्रोड्यूस होगा? स्पर्म। क्या प्रोड्यूस होंगे बेटा? स्पर्म। और ये स्पर्म जो प्रोड्यूस होंगे, ये स्पर्मेटोगोनिया से चलते हुए घूमते फिरते रीटेस्टिस में जाएंगे। सारे स्पर्म्स रीटेस्टिस में जाएंगे, रीटेस्टिस से निकल के ये एपिडिडाइमिस में जाएंगे, यहाँ कुछ टाइम के लिए मजे मारेंगे, स्टोर होंगे कुछ देर के लिए, और फिर वहां से निकल जाएंगे ये अपनी जर्नी पे, वास डिफरेंस पे, ठीक है। स्पर्म्स शॉर्टली आपको समझ में आ गया है, ठीक है। इन शॉर्ट, ये जो स्पर्म है ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में बने, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल टेस्टिस में है, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्मेटोगोनिया है, उन्होंने स्पर्म्स को फॉर्म किया। कौन सी डिवीजन से फॉर्म किया? स्पर्म फॉर्मेशन में कौन सी डिवीजन होती है? मायोसिस, ओके। तो स्पर्मेटोगोनिया क्या करेंगे? मायोसिस करेंगे और ये स्पर्म फॉर्म कर देंगे, और ये स्पर्म वास डिफरेंस से बाहर निकलते चलते बनेंगे। तो एक बार अब दोबारा से स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं। तो टेस्टिस में मैं आपको ये वाला स्ट्रक्चर बता रही थी, एक बार इसको हटा देती हूँ। तो टेस्टिस में आप ये देखिए कि ये आप देख रहे हो जो मैंने वो एक वेसल दिखाई थी, उस वेसल के अंदर बहुत सारे ब्लड वेसल दिखाए थे। देखो कितने सुंदर दिख रहे हैं यहाँ पे जो ब्लड वेसल है, कितने अच्छे से ये इस कॉर्ड के अंदर दिख रहे हैं। अब इस कॉर्ड को हमने नाम दिया था इंग्वाइनल कैनाल, लेकिन इसको हम लोग स्पर्मेटिक कॉर्ड भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये हमारे डायरेक्टली टेस्टिस से जुड़ी हुई है। स्पर्म जो वास डिफरेंस है वो इसी के अंदर से होता हुआ जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो मैंने कॉर्ड बनाई थी बेटा, ये वास डिफरेंस जो मैंने बाहर खोल के दिखा है, एक्चुअली ये यहीं से, मतलब यहीं पे सारा स्ट्रक्चर जो है कन्फाइंड है। मैंने आपको जो पूरा ओपन करके दिखाया है ना, वो एक्चुअली में यहीं से निकल के ऐसे घूम के वापस स्पर्मेटिक कॉर्ड में चला जाता है, ठीक है। सो प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म टेक्स प्लेस इन द टेस्टिस। द टेस्टिस इज डिवाइडेड इनटू लोब्यूल। ईच लोब कंटेन्स 1 to 4 सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। तो ईच लोब, जिसको हम लोग टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट कह रहे थे, या एक कंपार्ट, जैसे ये एक कंपार्टमेंट है, ये दूसरा कंपार्टमेंट है, तीसरा है, इनको हम लोग लोब्यूल्स भी कह सकते हैं। तो एक लोब्यूल के अंदर कम से कम 1 से 4 सेमिनिफरस ट्यूब्यूल होती है, ठीक है।
तो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल जो है वो टाइटली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, ये मैंने आपको बताया था। ये देखिए आपको काफी सारे सेमिनिफरस ट्यूब्यूल यहाँ दिख रहे हैं येलो कलर के, ये वाले, ये सारे बड़े सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है और ये बहुत टाइटली कॉइल्ड होते हैं। यहीं पे ये एक्चुअली दे आर द स्पर्म फॉर्मिंग फैक्ट्रीज, ये स्पर्म फॉर्मिंग फैक्ट्रीज होते हैं। यहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया बहुत सारे होते हैं जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस करने में हेल्प करते हैं, मतलब कि स्पर्म फॉर्म करने में हेल्प करते हैं। तो ये सारे स्पर्म जब सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में फॉर्म हो जाएंगे, ये चले जाएंगे आपके रीड टेस्टिस में। रीड टेस्टिस मैंने आपको बताया था क्या होता है, ये वाला जो स्ट्रक्चर यहाँ मैंने आपको बना के दिखाया था, ये वाला, इसको हम कहते हैं रीड टेस्टिस। क्या कहते हैं बेटा? रीड टेस्टिस। ये वाला पोर्शन जो है वो रीड टेस्टिस है। तो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से निकल के हमारे जो स्पर्म्स है वो रीड टेस्टिस में चले गए। फिर रीड टेस्टिस के बाद वो चले गए एपिडिडाइमिस में, ठीक है। तो स्पर्म ट्रेवल्स थ्रू द रीड टेस्टिस टू द एपिडिडाइमिस, एंड यहाँ पे एपिडिडाइमिस का जो मैंने सिर, कॉर्पस और पैर दिखाए थे, कापुट कॉर्पस कॉर्डा, तो उस ट्यूब के अंदर स्पर्म जो है स्टोर हो जाते हैं, कम से कम 20 डेज तक के लिए वहां पे स्टोर ऐसा रहते हैं और यहाँ पर मैच्योर होते हैं। तो एपिडाइमिस इज अ एरिया जहाँ पे स्पर्म क्या होते हैं? मैच्योर होते हैं। स्पर्म क्या होते हैं? मैच्योर। तो यहाँ जो स्पर्म है वो मैच्योर होंगे और मैच्योर होने के बाद वो चलते बनेंगे आपके वास डिफरेंस में। तो यहाँ से जो नेक्स्ट ट्यूब आ रही है बेटा वो है वास डिफरेंस। तो वास डिफरेंस कहाँ से निकलती है? एपिडिडाइमिस से निकलती है ऐसे, और वो स्पर्मेटिक कॉर्ड से होते हुए बाहर आ जाती है, ठीक है। तो जो वास डिफरेंस है वो कहाँ से आ रही है बेटा? स्पर्मेटिक कॉर्ड। स्पर्मेटिक कॉर्ड क्या है? जहां से टेस्टिस एब्डोमेन में से निकल के नीचे की तरफ आ रहे थे स्क्रोटम में, तो उसी को हमने नाम दे दिया स्पर्मेटिक कॉर्ड। पहले वो क्या था? इंग्वाइनल कैनाल, लेकिन जब उसके अंदर से वास डिफरेंस निकला, पहले टेस्टिस आई, टेस्टिस से वास डिफरेंस जब निकला तो उसका नाम हमने रख दिया स्पर्मेटिक कॉर्ड, नाम चेंज कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट है यहाँ पे, थोड़ा सा सफाई कर देते हैं यहाँ पे। ओके, सो आपकी जो टेस्टिस होती हैं, ठीक है, उसमें दो तरह के हमें सेल्स मिलते हैं, ठीक है। दो तरह के सेल्स होते हैं हमारे पास। जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में मैंने आपको बताया था कि स्पर्मेटोगोनिया तो होता ही है, ये आपके मेल जर्म सेल्स होते हैं जो स्पर्म फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। लेकिन दूसरे टाइप के सेल होते हैं बेटा सर्टोली सेल्स। कौन से सेल्स होते हैं? सर्टोली सेल्स। ये भी आपके सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर ही मिलेंगे, ठीक है। तो दे प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू जर्म सेल्स। अब जर्म सेल्स क्या है यहाँ पे? स्पर्म सेल्स। यहाँ पे स्पर्म सेल्स की बात कर रहे हैं। तो जो सर्टोली सेल्स होते हैं ये ऐसे सेल्स हैं जो स्पर्म्स को न्यूट्रिशन देंगे, ठीक है। नेक्स्ट होते हैं आपके लेडिक सेल्स। लेडिक सेल्स जो होते हैं इनको हम इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहते हैं। लेडिक सेल्स को हम लोग और क्या कहते हैं बेटा? इंटरस्टिशियल सेल्स, जो हमारे टेस्टिस के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। और ये जो इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेल्स बिकॉज दे आर प्रेजेंट आउटसाइड द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। कैसे प्रेजेंट होंगे बेटा? ये मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे इस डायग्राम में विद अ डिफरेंट कलर। सो लेट मी चूज ग्रीन कलर, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल मैंने आपको बताए थे, तो यहाँ पे बीच में बेटा स्पेसेस होते हैं। ये जो स्पेसेस होते हैं, ये इन्हीं स्पेसेस में आपके लेडिक सेल प्रेजेंट होंगे। ये इंटरस्टिशियल स्पेसेस है। कौन से स्पेसेस है ये? इंटरस्टिशियल, कुछ स्पेलिंग में गड़बड़ हो गई है, तो ये इंटरस्टिशियल स्पेसेस होते हैं और इन्हीं स्पेसेस के अंदर आपको मिलेंगे लेडिक सेल्स, ठीक है। इंटरस्टिशियल स्पेसेस में कौन से सेल्स मिलेंगे बेटा आपको? लेडिक सेल्स, ठीक है। तो ये जो लेडिक सेल्स होते हैं दे आर प्रेजेंट आउटसाइड द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल इन द इंटरस्टिशियल स्पेसेस, वो गैप्स में मिलेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन सिक्रीट करते हैं जिसको हम एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। एंड्रोजन और एंड्रोजन बेसिकली द क्लास ऑफ हार्मोन जिनको हम लोग सेक्स हार्मोन भी कहते हैं, जिसका एग्जाम्पल है टेस्टोस्टेरोन। एंड्रोजन इज अ क्लास ऑफ हार्मोन, ठीक है, जिसमें टेस्टोस्टेरोन आता है। टेस्टोस्टेरोन इज अ वेरी वेरी अमेजिंग हार्मोन। बहुत अच्छा, बहुत यूनिक फंक्शंस इसके हमारी बॉडी में होते हैं। और मोस्टली जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो ह्यूमन मेल्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है। इसके बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं, ये समझ में आ गया सबको कि ये पूरा स्ट्रक्चर बार बार मैं आपको दिखा रही हूँ क्योंकि ये सारे हैं लोब्यूल्स, ये मैंने आपको दिखाए थे। और इन्हीं के बीच में आपके जो लेडिक सेल्स होते हैं वो यहाँ प्रेजेंट होते हैं बेटा। देखो यहाँ ये स्पेसेस है क्योंकि ये कंपार्टमेंट्स हैं और सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के बीच में ये जितने भी स्पेसेस हैं यहाँ पे आउटसाइड सेमिनिफरस ट्यूब्यूल जितने भी स्पेसेस हैं यहाँ प्रेजेंट होंगे, क्या बेटा। तो यहाँ आपके लेडिक सेल्स प्रोड्यूस होंगे स्पेसेस में, जहां जहां खाली स्पेस होगा वहां पर लेडिक सेल्स प्रोड्यूस होंगे, लेडिक सेल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से जो आपकी जो आपका सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है वो रीड टेस्टिस बनाता है, फिर ये एपिडिडाइमिस बनाता है, फिर ये वास डिफरेंस। तो इतना सब कुछ क्लियर हो गया। ये रीड टेस्टिस है, ये एपिडिडाइमिस है
और यहाँ से ये निकल गया आपका वास्ट डिफरेंस। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसका स्ट्रक्चर, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। हाँ, तो सॉरी, ओके, आई थिंक ये पूरे पे आ गया। ओके बेटा, सो यहाँ जो एक मिनट बेटा, इसको मैं रब कर देती हूँ। ओके, wrong with this slide. ओके, तो यहाँ पर मैं आपको बता रही थी जो टेस्टिस होते हैं वो स्क्रोटम में प्रेजेंट होते हैं। टेस्टिस कहाँ प्रेजेंट होते हैं बेटा? स्क्रोटम में। अब स्क्रोटम के अंदर क्यों प्रेजेंट है भाई? स्क्रोटम टेस्टिस, टेस्टिस जो है स्क्रोटम के अंदर, ये बाहर जो पूरा आप ये देख रहे होते थे स्क्रोटम, तो इसके बाहर ऐसे ये स्क्रोटम होता है। ठीक है, तो टेस्टिस स्क्रोटम के अंदर क्यों प्रेजेंट है? क्योंकि जो स्क्रोटम होता है वो टेस्टिस का जो टेम्परेचर है उसको 2 to 2.5 डिग्रीज कम रखता है हमारे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से। अब भाई ज्यादा टेम्परेचर पे हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37.5 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल टेम्परेचर। ठीक है, अब इस टेम्परेचर पे भाई स्पर्म फॉर्मेशन नहीं हो सकती। क्लियरली आई एम टेलिंग यू कि इस टेम्परेचर पे आप जो स्पर्म फॉर्मेशन है वो नहीं हो सकती। तो स्पर्म फॉर्मेशन होती है 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होगा टेम्परेचर तब। तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37.5, तो उसमें से 2 to 2.5 डिग्रीज माइनस कर दो, तो स्पर्म जो होता है वो स्क्रोटम जो होता है वो 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम रखते हैं टेस्टिस का। सो इट लोअर्स द टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस बाय 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस। तो ये 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर गिरा देता है। ठीक है, तो ये टेम्परेचर जो हो जाता है वो हो जाता है 35 to 35.5 डिग्री सेल्सियस के बीच में। ठीक है, तो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है उससे 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाता है और उसी टेम्परेचर पे स्पर्म फॉर्मेशन नॉर्मली होती है।